Namaskar, welcome to Wide Angle Show, Vyas. Sometimes we move forward with clarity, and that clarity comes with knowledge. And knowledge about how we raise healthy children, or if they are not feeling well, where we go. In that direction, someone who is going to be joining me shortly has helped many people, and she is Professor Shashi N. Wani. She is retired as professor and head of Department of Pediatrics from BJ Medical College, Ahmedabad. And there are many firsts to her dedication, the way her skills and knowledge made her Emeritus Professor of Pediatrics and Neonatology in the same college since 2006. And what has been her experience, we'll learn about many aspects of healthy living from Dr. Shashi. She joins us now. Namaste, welcome. Namaste. So Shashi, I know if we go back when you were a child and you dreamt of becoming a doctor, and today when you look back, how has been the journey? You feel fulfilled, or there is something you feel should have been different? No, in a way, most of the things are fulfilled. But after becoming doctor, I had certain agenda in my mind, at least with respect to Gujarat and India. So some of that agenda is yet unfinished. So that much I can say. That from childhood I wanted to become a doctor, and then I wanted to serve society, and all such big dreams were there. To some extent they have been fulfilled, but many things after becoming doctor, I thought, ये मुझे ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, तो उसमें थोड़ा कुछ बाकी रह गया है. तो उसकी तरफ हम जाएंगे, पर एक कंपैरिजन होता है जब as doctor you are treating patients, and दूसरा as professor you are teaching in the class. How different these two experiences have been for you? No, at least हमारे क्लिनिकल फील्ड में जो हम डॉक्टर्स हैं और पहले पेशेंट को ट्रीट करते हैं, और ट्रीट करते साथ साथ में हम बच्चों को पढ़ाते हैं. तो इसमें दो है कि इसमें पढ़ाना अलग या सिखाना अलग और पेशेंट को देखना अलग ऐसा नहीं होता है. जैसे हम पेशेंट को देखते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, वही बात हम बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, और सीखते सीखते हम भी बहुत कुछ सीखते हैं और हमारा प्रोग्रेस भी होता है. इसलिए टीचिंग प्रोफेशन में मैं इतना कहना चाहूँगी कि हम जैसे पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, उसका एक सिस्टमैटिक अप्रोच डेवलप होता है, एक रैशनल अप्रोच डेवलप होता है, और इससे हमारी क्वालिटी का ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा होता जाता है. और साथ साथ हमारे टीचिंग से हम खुद पहले बहुत सारे सीखते हैं और बाद में हम हमारे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं. तो प्रोफेसर शशि जी, when we look at the world which we have created for ourselves with so much emphasis on material objects, possessing assets and all that, तो एक तरफ ये होता है कि सेवा के भाव से चिकित्सक कार्य करता है, दूसरी तरफ ये होता है उसकी अपनी आवश्यकता के अलावा जिस तरह के इक्विपमेंट उसको यूज़ करने हैं, या तो एक व्यावसायिकता का भी कुछ असर होने लग जाता है. तो जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो इस तरह के विषयों पर भी स्टूडेंट्स के साथ कुछ इंटरेक्शन होता है क्या, कि in addition to the medical science, the real science of value based life? नहीं, ये तो अभी बहुत हो रहा है और दिन ब दिन ये डिबेट बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है. सबसे पहले तो ऐसा था कि हम जब मेडिकल प्रोफेशन में आते थे
तब एक एटीट्यूड वाले ऐसे आते थे कि जिनको समाज सेवना की भावना होती थी। पर जैसे जैसे दिन बढ़ते गए वो समाज सेवा का एम्फेसिस थोड़ा कम होने लगा। उसकी दो तीन इम्पोर्टेंट रीजंस है। एक तो सोसाइटी सोसाइटी उसको ही प्राधान्य देती है जिसके पास बहुत पैसा होता है, जिसके पास बड़ी गाड़ी होती है, बड़ा बंगला होता है, और सभी लाइफस्टाइल अपर सोसाइटी के सबके होते हैं। तो उस मामले में कभी जो डॉक्टर्स अपने आइडियल्स के साथ चलते हैं वो थोड़े कम पड़ जाते हैं। डॉक्टर्स कभी भूखे तो नहीं रहते, जितना चाहिए उनको मिल ही रहता है, लेकिन सोसाइटी का वैल्यूएशन डॉक्टर्स के पास इतना पैसा है उससे पहले होता है, बाद में उसका नॉलेज कैसा है, उसका अप्रोच कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, इसके ऊपर जा रहा है। सो ये चेंजिंग पैटर्न ऑफ सोसाइटी वैल्यूएशन, दैट इज चेंजिंग द वैल्यूएशन ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन ऑल्सो। तो ये हमें अभी बहुत याद रखना है जी। ये म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री या कॉन्ट्राडिक्टरी होती। श्री जी, आपने जो बात कही उससे मुझे ऐसे याद आता है, कई बार जब फिल्में अच्छी नहीं आती हैं तो भी कहते हैं भाई दर्शक यही चाहते हैं कि इस तरह की फिल्में बने, वही चलती हैं। तो कहीं ना कहीं इसको तोड़ने के लिए कहीं पहल होनी चाहिए, और मुझे लगता है आपने भी वो पहल की, और आपके जैसे जो समर्पित चिकित्सक हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो अपने तौर पर करते हैं। वो उसे आप निस्वार्थ सेवा कह दें, उसे आप करुणा की भावना कह दें, उससे कार्य करते हैं। एंड आई थिंक वो एग्जाम्पल्स भी प्रभावित करते हैं। बट मोटा मोटी जो आपने कहा हमारा समाज उस तरफ जा रहा है, आपकी जो टीचिंग की तारीफ होती रही है उस कंटेक्स्ट को लेते हुए पीडियाट्रिक्स में और नियोनेटोलॉजी जो है, इन दोनों के बारे में थोड़ा बताएं कि ये कहाँ इंटर रिलेटेड हैं। और हमारे कई दर्शक ये नियोनेटोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में कम जानते होंगे, थोड़ा बताएं क्या इसमें है। नहीं, हम बात तो एक ही बोलते हैं कि हम बच्चों की शुश्रूषा कर रहे हैं, बच्चों की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन बच्चे एक ही तरह के नहीं होते हैं। अलग अलग स्टेज में उनका इम्पोर्टेंस अलग अलग रीत से देखना पड़ता है। इसलिए जब बच्चे माँ के पेट में होते हैं, मीन्स गर्भस्थ शिशु होते हैं, तब उनकी देखभाल करने के लिए थोड़े प्रिंसिपल अलग होते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तभी इमीडिएट केयर के लिए उसकी थोड़ी अलग तरीके होते हैं। बच्चा जब स्कूल में जाता है, छोटे छोटे स्टेज में होता है, जब उसका मानसिक विकास भी होता है तो उसका अप्रोच अलग होता है, और जब बच्चा टीनेजर होता है तब भी अलग होता है। सो इन शॉर्ट, हम बच्चे के स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में देखें, जो कौन से किसी भी एज में यही लागू पड़ता है कि यहाँ हम फिजिकल इलनेस की बात नहीं करते हैं। शारीरिक सुख तो होना ही चाहिए, बट साथ साथ में मानसिक सुख भी मिलना चाहिए, और साथ साथ में स्पिरिचुअल आध्यात्मिक भी थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। तो ये सभी का कंप्लीट स्टेटस होगा तभी हम पूर्ण स्वास्थ्य कहते हैं। मात्र शारीरिक सुख स्वास्थ्य होने से स्वास्थ्य पूरा नहीं होता है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य भी होना चाहिए, और मानसिक के साथ थोड़ा आध्यात्मिक भी स्वास्थ्य होना चाहिए। आध्यात्मिक माने मैं इतना नहीं बोलती हूँ कि ये रिलीजन वो रिलीजन की बात नहीं है, बट एक वैल्यू सिस्टम किसी भी ह्यूमन पर्सन को होना चाहिए, वो सभी भी मिक्स होना चाहिए, तभी एक कंप्लीट हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य मिलता है। सो ये डेफिनेशन से हम जब चलते हैं तब अलग अलग एज में अलग अलग रीत से हमें देखना पड़ता है। इसीलिए हम बोलते हैं सो नियोनेटोलॉजी माने बच्चा जन्म से पहले 1 महीने तक का, पहले 4 हफ्ते तक का जो उसके कालावधि होती है उसको हम न्यूबॉर्न पीरियड बोलते हैं, और उसके साइंस को हम नियोनेटोलॉजी दे रहे हैं। बहुत सुंदर आपने बताया, और समग्र स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है जिसमें सिर्फ शरीर नहीं मन भी है, और साथ ही आध्यात्मिक जो एंगल है उसकी तरफ भी आपने ध्यान दिलाया, और अलग अलग उत्तरदायित्व
अलग अलग भूमिकाओं के साथ आते हैं। आपने चिकित्सक के रूप में, प्रोफेसर के रूप में ही नहीं, एक प्रशासनिक योग्यता वाला व्यक्तित्व आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के रूप में भी आया। अन्य फोरम्स के बारे में जाने से पहले आप बताएं कि जब आपको प्रशासनिक ढंग से अपने सहकर्मियों के साथ काम करना होता था, तो भारत में अब ऐसा रहा तो नहीं, लेकिन फिर भी हर जगह पर रहता है कि महिला होने के नाते क्या उनको उतना अच्छे से नहीं सुना जाता, या इस तरह की कोई स्थिति आपके सामने कभी आई जहां आपको लगा कि आपका महिला होना आप जो करना चाह रही हैं उसमें किसी भी रूप में बाधक रहा हो? हमारे सहाध्यायियों के साथ या स्टूडेंट्स के साथ तो उतना नहीं आया है, लेकिन पॉलिसी मेकर्स के साथ ये मुझे बहुत लगता है कि महिला होने के नाते से अब बहुत नजदीक ना जा सके, हमें जो समझाना था वो हम बराबर समझा ना सके, इसलिए पॉलिसी डिसीजंस में कभी कभी महिला होने का थोड़ा प्रभाव दिखता था। उतना तो मैं जरूर कहूंगी कि अगर किसी मेडिसिन में समझो कि कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई कैंसर स्पेशलिस्ट है या किडनी स्पेशलिस्ट है, वो इमीडिएटली जाके समझा सकते हैं एंड इमीडिएटली पॉलिसी मेकर भी समझ सकता है और उसको प्राधान्य दे देता है। ये स्टेट लेवल में भी होता है, नेशनल लेवल में भी होता है और इंटरनेशनल लेवल में भी होता है। कहीं भी आप जाइए, कोई भी एडल्ट्स के लगते जो कोई स्पेशलिटी है उसको बढ़ावा तुरंत मिल जाता है, लेकिन जो बच्चों के या स्त्रियों के लगते कोई भी विषय है उसमें थोड़ा ढील आता है। और इसमें एक मुख्य कारण ये भी है कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट में बहुत सारे लेडीज होती है और वो लेडीज ही चाइल्ड की नीड बहुत अच्छी तरह से पेश कर सकती है, जितना एक पुरुष नहीं कर सकता है। ये तो मैं पक्का अनुभव से बोल सकती हूँ, बट लेडीज को सुनने में पॉलिसी मेकर्स थोड़ा कम ध्यान देते हैं, वो भी हकीकत है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है, और इससे ऐसा लगता है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उसमें भी अधिक संख्या महिलाओं की होनी चाहिए। थोड़ी बहुत हो भी रही है, फिर भी उतनी अधिक नहीं है। और मैं अगर ठीक समझूँ तो पॉलिसी मेकर्स में हम पॉलिटिशियंस की बात कर रहे होते हैं, ऐसी बात है ना? पॉलिटिशियंस भी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, ऑफिसर्स भी होते हैं। इट्स अ बिग ग्रुप। बिल्कुल। तो इसको लेते हुए आपका जो इंटरेस्ट रहा है और अधिक अपनी ओर से समाज को देने का, उसके चलते आपने इम्पॉर्टेंट फोरम्स जैसे कि नेशनल नियोनेटोलॉजी फोरम है, उसकी आप नेशनल प्रेसिडेंट रही हैं, और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स गुजरात की भी प्रेसिडेंट रही हैं। तो ये वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका रोल आपको क्या लगता है, कितना इसका प्रभाव रहता है ओवरऑल जिस तरह चिकित्सा ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होने से पब्लिक में इनका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। जब कोई भी प्रोफेशनल संगठित होते हैं और कॉमन पॉलिसीज डिराइव करते हैं, तो इसके लिए पॉलिसी फॉर्म करना भी इजी होता है और पब्लिक में भी मालूम पड़ता है कि ये सभी जो बोल रहे हैं उसका प्राधान्य हमें देना चाहिए। एक ही बोल रही हूँ कि एक सिंपल वस्तु है, छोटे बच्चों की जरूरियात। बच्चा तो खुद का बोल नहीं सकता है, ही कैन नॉट स्पीक फॉर हिमसेल्फ। सो बच्चों के लिए उनके जो देखभाल करते हैं उसके माँ बाप होते हैं या उनके टीचर्स होते हैं या उनके डॉक्टर्स होते हैं, उन्हीं को उनका बोलना पड़ता है। तो ये सभी ये पॉलिसी मेकर्स जब तक नहीं सुनते हैं, दे रियलाइज इट इन अ वेरी ब्रॉड फ्रेम, बट जो डिटेल्स में करना चाहिए उसका इम्पोर्टेंस उन्हें जल्दी नहीं मालूम पड़ता है। इस हिसाब से ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत काम करते हैं। बट ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी कभी कभी जो कभी प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स तरफ ज्यादा जाता है, कभी एकेडमिक्स की तरफ जाता है, लेकिन एक जो बैलेंस अप्रोच होता है कभी कभी कम हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और आपका जो ऑब्जर्वेशन है बहुत ही संतुलित है और बिल्कुल सटीक बात आप सहजता से कहती हैं,
और उसके पीछे आपका 55 बरस का जो अनुभव है वो बोलता है। आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, कई स्थानों पर आप ने रिकॉग्निशन पाने के अलावा बहुत महत्वपूर्ण पब्लिकेशंस भी आपके रहे हैं। तो ये सब के चलते पिछले 55 वर्षों में इतने सारे पेशेंट्स आपने देखे हैं, कोई ऐसा वाकया हुआ जो आपको अलग से याद रह जाता है किसी भी कारण से, या तो ऐसा लग रहा था कि ये बच नहीं पाएंगे फिर बच गए, या और कोई ऐसी घटना जो जैसे आप कभी बैठती होंगे अपने मित्रों में तो बताती हैं उस वक्त ऐसा हुआ था? नहीं, ऐसे तो थोड़े बहुत इंसिडेंट्स है कि जिससे मैं थोड़ी हटके काम करने में भी लग रही थी। एक सिंपल उदाहरण दो, एक थैलेसीमिया नाम का एक लोई का एक जन्मजात रोग है, जिसमें बच्चों की जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं वैसा उनका खून कम हो जाता है, और ऊपर से खून चढ़ाते ही बच्चे जीवित रह सकते थे, नहीं तो कई बच्चों के जीना रहना बहुत मुश्किल था। और ऐसे हमारे वहाँ बहुत सारे पेशेंट्स आते थे, उनको हर हफ्ते आना पड़ता था, कभी कभी 2 हफ्ते में एक बार खून चढ़ाने को आना पड़ता था। और पहले 50 साल के पहले मैं बोल रही हूँ कि तब इन बच्चों को कोई दूसरा खून रिप्लेस करे तभी खून मिल सकता था, नहीं तो खून बेच के लेना पड़ता था, वो भी बहुत महंगा पड़ता था। और सोचिए, एक बॉटल खून के लिए बच्चे को एडमिट करना, बाद में उसका खून का तपास करना, उसको डोनेशन मिलना, बाद में उसको चढ़ाना, इसमें 3-3 दिन जाते थे। और ऐसे बच्चों को लाइफ लॉन्ग जरूरत है, और 2-3 महीने में कभी कभी 2-3 बार भी चढ़ाना पड़ता था। और ये खून की कमी सिवाय बच्चे का दूसरा सभी नॉर्मल था, इसलिए आप ये बच्चे का लगाव भी नहीं छोड़ सकते। तो ये पेरेंट्स की हमने जब व्यथा देखी, मैं नाम से भी बोल सकती हूँ, एक हमारा पिंटू नाम का पेशेंट आता है, इतना होशियार लड़का था, लेकिन हर हफ्ते उसके फादर को आना पड़ता था, उसको फादर वाज नॉट गेटिंग लीव, यहाँ खून की प्रॉब्लम होती थी, मल्टीपल प्रॉब्लम्स रहते। तब हम सोचते थे कि ये बच्चे को कैसे भी जीने के लिए कुछ करना चाहिए। तब हमारे पास दूसरा कोई इलाज ही नहीं था, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही देना था। तो तभी हमने रेड क्रॉस के साथ जोड़ लगाई, इन बच्चों को खून मिलने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, एक डोनर्स ग्रुप क्रिएट किया, तब से बच्चों को मिले। फिर हर बार इनको पेरेंट्स को लीव लेने की प्रॉब्लम थी, तो संडे ट्रांसफ्यूजन खड़ा किया, बच्चों को छोटे बोतल में ब्लड दिए जाए इसके लिए प्रयत्न किया। ऐसे बहुत करते करते आज हम ये स्टेज में पहुंचे कि अभी बच्चों को खून के सिवाय बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकता है, स्टेम सेल थेरेपी हो सकता है, क्यूरेटिव थेरेपी मिल सकती है, और बच्चे खुशहाल हो सकते हैं। सो ये मेरी लाइफ टाइम में पहले एक स्टेज में हमने ये बच्चों को रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, माने हर हफ्ते 2 हफ्ते खून चढ़ाने की शुरुआत करी। तब से आज हम देख रहे हैं कई बच्चे अभी स्वास्थ्य भी हो सकते हैं। महंगा है, बहुत कठिन है ये इलाज, तब भी अभी मिल रहा है, और मेरी पूर्ण आशा है कि कभी कभी ये भी ट्रीटमेंट बच्चों को अच्छी तरह से मिल सकेगी, और भी आगे कुछ शोध हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल मैंने दिया कि कंटिन्यूअस एफर्ट करने से, तब हमारे साथियों साथ हमारा खूब डिस्कशन होता था। एवरीबॉडी वाज सेइंग कि ये बच्चे वैसे भी मरने वाले हैं, क्यों इनके पीछे पड़े हो, क्यों इनको खून चढ़ाते हो, और जल्दी जाने दो तो उतना लगाव भी पेरेंट्स का कम हो जाएगा। बट तभी ऐसा ही सोचा कि इन ऑल द अदर वेज द चिल्ड्रन आर नॉर्मल, देयर शुड बी सम वे। हमारे पास उतना बड़ा रिसर्च का तो नहीं था, बट जो कुछ था उसमें भी क्या ज्यादा कर सकते थे, ऐसा सोच के हमने होल थैलेसीमिया प्रोग्राम शुरू किया। थैलेसीमिया में अवेयरनेस क्रिएट किया, फैसिलिटीज क्रिएट करी, फिर उसमें रिसर्च के प्रोजेक्ट्स में भी थोड़ा थोड़ा बढ़ावा दिया। और हमारे हिसाब से एक छोटे पाए पर बट एक थैलेसीमिया अवेयरनेस क्रिएट करने से प्रीनेटल डायग्नोसिस मीन्स
लड़का और लड़की शादी के पहले उनका टेस्ट करके अगर उनका टेस्ट पॉजिटिव हो तो एक दूसरे के साथ शादी ना करे, इतने तक हम पब्लिक एजुकेशन में गए। एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। इन शॉर्ट, ऐसे हमारे पास अनेक किस्से, वैसे ही पोलियो का हुआ। एक जमाना ऐसा था कि एक ही दिन में 100 पेशेंट पोलियो के हमारे वार्ड में एडमिट होते थे। इसमें से हम पोलियो वैक्सीनेशन तब इंडिया में नहीं मिलता था, हमने रशिया से पहला वैक्सीन लॉट इंपोर्ट करवाया, वो भी डोनेशन मनी से। और इंपोर्ट करना उन दिनों इतना आसान नहीं था, ईमेल नहीं थे, टेलीफोन फैसिलिटीज नहीं थे, यू हैव टू राइट द लेटर्स, जेरोक्स नहीं था, कॉपी नहीं था। इन दिनों में लेटर्स लिख के इंपोर्ट करके पहला डोज मंगवा के पेशेंट को देने दिए, उसमें पॉलिसी मेकर्स को दिए, फिर वो नेशनल प्रोग्राम में आया। और आज हम इंडिया में देख रहे हैं कि वी आर फेसिंग द गुड सिचुएशन ऑफ पोलियो इरेडिकेशन। वैसे डायरिया के डिसीजेस, ऐसे बहुत सारे इसमें थोड़ा थोड़ा करने का प्रयत्न किया। डॉक्टर शशि वानी जी, ये सारा जो आपका अनुभव रहा है और ये समस्या के समाधान को ढूंढने के लिए सतत प्रयत्न करने वाला जो भाव है, उसको वंदन करते हुए एक और क्षेत्र है जिस तरफ आपका विशेष ध्यान इन दिनों है, और वो कंगारू मदर केयर है, जिसके ऊपर आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता बढ़ा रही हैं। ये क्या है कंगारू मदर केयर? ये कभी बहुत आसान कुदरती तरीका है जिस पद्धति में हम बच्चों को, छोटे पैदा हुए कम वजन वाले और जो बच्चे अधूरे महीने में भी पैदा होते हैं, ऐसे बच्चों को माँ के छाती के साथ लगा के रखने के एक तरीका है। इसकी शोध साउथ अमेरिका में बोगोटा कोलंबिया देश में हुई थी और इसका प्रचार अब हम सब लोग कर रहे हैं। ये कुछ भी इसमें खर्च नहीं होता है, फक्त बच्चे का कपड़े निकाल के, माँ के कपड़े निकाल के माँ के छाती के साथ बच्चे को चिपकाना है और ऊपर से उनको कवर करना है। पहले इसकी शोध ऐसी हुई थी कि गरीब देशों में बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, खूब कम वजन वाले होते हैं, अधूरे महीने जन्मे होते हैं, और इनको इनक्यूबेटर्स में रख के उनकी मीन्स मुआवजत की जाती थी, ट्रीटमेंट देते थे। बट उतने इंक्यूबेटर्स नहीं थे, उतने नर्सेस नहीं थे, और तब बच्चों को क्राउडेड नर्सरी में रखना पड़ता था, माँ को बाहर बैठ के रखना पड़ता था, और ऐसे, और ये बच्चे ठंड ना हो पड़ जाए इसलिए हम इंक्यूबेटर्स में रखते थे, क्योंकि उनकी गर्मी बराबर रहे और उनकी शारीरिक गर्मी भी उसके बराबर रहते, इसलिए बच्चों की मुआवजत अच्छी हो सके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है प्रोफेसर शशि वानी जी, और हमारे दर्शक जो इस कंगारू मदर केयर के बारे में और विस्तार से जानना चाहें तो वो एक वेबसाइट आपने इसके लिए बनाई है, KMC foundationindia.org, KMC foundationindia.org। और बहुत इतना थोड़ा मुझे कहना है कि ये बच्चों को चिपकाने से मात्र बच्चों की शारीरिक गर्मी कम होती है ऐसा नहीं है, बट उनको माँ का दूध अच्छा मिलता है और स्ट्रेस कम हो जाते हैं, बच्चे का वजन बढ़ता है, इन्फेक्शंस कम होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण अभी देखा गया है कि बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होता है, बिहेवियर भी लॉन्ग टर्म में अच्छी होती है इसके, और माँ को भी अनेक फायदे होते हैं। माँ को बच्चे का, इससे छोटे बच्चों को, कमजोर बच्चों को कैसे मुआवजत करना वो भी सीखना मिलता है, और माँ का जो डिप्रेशन होता है डिलीवरी के बाद। शशि जी, मुझे जी इस विषय पर और कभी विस्तार से भी आपसे और जानकारी प्राप्त करें। समय की सीमा का सम्मान करते हुए मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपने हमारे साथ बातचीत के लिए समय निकाला और ये 55 वर्षों का जो आपका सेवा का सफ़र रहा है उसका कुछ लाभ आपके ज्ञान का हम तक भी पहुंचा। बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ आप इसी तरह सक्रिय रहें और प्रेरित करती रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए पुनः आपका आभार।
थैंक यू, आपसे मिलने से खूब खुशी हुई और कुछ भी अच्छे मैसेज मिले हो गए इस समाज में। बहुत धन्यवाद। तो शशि जी का धन्यवाद करने के साथ साथ आप सबको मंगल कामनाओं के साथ आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।